फुल फ्लेश क्वेश्चन लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स लेके चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड लेके चलते हैं, कैपिटल रिजर्व का लेके चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे निकालते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को दिक्कत आती है, उसको लेके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट लेके चलते हैं। और बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का, जिसमें आपसे बोला कि सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालिए, सिर्फ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस निकालिए, या इन्वेस्टिंग निकालिए, या फाइनेंसिंग निकालिए, कैसे करना है उसको लेके चलते हैं। मतलब बोर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें मैं पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। वैसा किस तरह से करेंगे? मैं देख रहा था कुछ बच्चे क्या कर रजिस्टर में प्लस माइनस करके काम चला रहे थे। नहीं, उससे नहीं काम चलेगा। अब ऐसा नहीं करना है आप लोग। पेपर जो आपका सैम्पल पेपर आया था ना, सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन दिख रखा है पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन, और आपने देखा होगा आप सबके प्री बोर्ड में उसी तरह का क्वेश्चन आया होगा, उसको करना बहुत जल्दी हो जाता है। कैसे करेंगे वो तरीका सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फुल फ्लेश क्वेश्चन विद एडजस्टमेंट में लेके चलूंगा। ठीक है, कि ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन कैसे करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की रिवाइज के हिसाब से कैसे करते हैं, दैट विल टेक। उससे पहले आपके साथ जल्दी से अपने अपने नोट्स निकाल लीजिएगा। बहुत जल्दी से हम लोग लेके चलते हैं पहले कैश फ्लो वाला पार्ट। बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं मैं, कोई फायदा उसके रिवीजन का नहीं होगा, कोई फायदा उसके रिवीजन का नहीं होगा जब तक आप क्या नहीं कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है सभी को? यस सर। और मैं डिप्रिसिएशन को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से करवा भी चुका था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए थे। उसके बाद भी अगर कोई करता है गलती डिप्रिसिएशन को करने की, तो दैट इज सो अनफॉर्चुनेट, उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर। हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से दे रखी है, अगर आप नोट्स को ढंग से पढ़ भी लेंगे तो भी आपका काम आराम से हो जाना चाहिए, और हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लिखा है सर इसमें तो प्रोविजन, देखिए प्रोविजन मेड और टैक्स पेड, या टैक्स प्रोवाइडेड फॉर। टैक्स प्रोवाइडेड फॉर का मतलब होता है कि आपने प्रोविजन कर लिया, और टैक्स पेड मतलब आपने प्रोविजन फॉर टैक्स पे कर दिया, मतलब टैक्स पे कर दिया। तो जो प्रोविजन करते हैं हम उसको ऊपर प्लस करते हैं, ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जोड़ते हैं हम लोग, और टैक्स पेड को नीचे माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, आपको पेड वेड कुछ नहीं दे रखा, ना कोई अकाउंट बनाने का कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसी प्रोविजन फॉर टैक्स को ऊपर जोड़ते हैं और उसी को नीचे माइनस कर देते हैं, ये मानकर कि वही प्रोविजन और वही पेमेंट है। सिर्फ टैक्स पेड लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसी को प्लस करेंगे और उसी को माइनस करेंगे। अगर सिर्फ एडवांस टैक्स लिखा हुआ है, उसी को प्लस करेंगे उसी को माइनस करेंगे, कुछ अलग से नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल अलग से नहीं करना है। गॉट इट? चलिए, तो आपके सामने लिखा है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1000 रुपए का। क्या किया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को निकालते समय उसके अंदर ऐड कर दिया, और उसको फिर कहां जाके माइनस किया, कहां जाके माइनस किया, नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से, वहां से माइनस करा। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ खास तुम्हारे स्कूल में चल रहा है अभी क्या, बच्चे नहीं है? दो ऐप गिवन है, मैसेज किया अगर तुम्हें आता हो फिर भी आ जाना, फिर भी नहीं, चलो जैसा भी है कोई बात नहीं। फिर अगला ट्रांजेक्शन आपके पास है कि इनकम टैक्स पेड एडवांस, तो भी वही चीज है, इनकम टैक्स एडवांस कोई हवा हवाई चीज थोड़ा ही है। कंपनी अपना टैक्स तो एडवांस ही भरती है भाई, कंपनी सारा टैक्स एडवांस भरती है, वही उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डाल दी है, हो गया खत्म ये भी काम। ऊपर जोड़ दिया, नीचे माइनस। ऊपर का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नीचे का मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से उसको माइनस करना है, वैसा किया। ठीक है, परेशानी तब आती है हमारे पास जब हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स, अब जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, आपके नोट्स के पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे। जब मैं बोलता हूँ कि किसी चैप्टर को रिवाइज करें, वैसे तो मैं बताऊं, जब आप मेरे पास आ रहे हो ना, अपने सारे नोट साथ रखा करो। कहाँ है तुम्हारे, तुम्हारे? क्या क्लियर नहीं था कि आप कैश फ्लो रिवाइज करेंगे? भाई इसको पढ़ के हमारा थोड़ा टाइम बचता और कुछ नहीं होता। तो जब आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह क्रेडिट साइड इज ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड इज क्लोजिंग बैलेंस। इसमें भी अगर हमने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया, तो डेबिट साइड में दिखेगा, और अगर प्रोविजन मेड कर दिया तो कहाँ दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। ईदर ऑफ द टू इज गोइंग टू बी अ बैलेंसिंग फिगर, वही चीज निकल कर आएगी। तो अगर आपके पास सिर्फ ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन दे रखा हो तो क्या करेंगे उसका,
सिर्फ ओपनिंग। जैसे मान लो यहाँ तो इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा था ना, अगर मान लो आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2021 और लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, दिस इज 50,000 एंड दिस इज 70,000, क्या करेंगे इसका? ये प्रीवियस ईयर बोलते हैं इसको, ये करंट ईयर बोलते हैं इसको। प्रीवियस ईयर का प्रोविजन इज द पेमेंट ऑफ करंट ईयर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से इसे माइनस करेंगे, और जो हम ऊपर ऐड करते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसे इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। क्लियर? ध्यान रहेगा, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही आपके पास एडजस्टमेंट में आ जाए क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 2022-23 रुपीज 20,000, तो क्या करूंगा मैं, फिर मुझे बनाना पड़ेगा क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में क्या होता है, इधर बैलेंस बीडी, विच इज बैलेंस बीडी, करेक्ट, 21-22 होगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक साल आगे चला गया ऐसे करके। बैलेंस बीडी इज गोइंग टू बी दिस फिगर 70,000, ठीक है। और इस तरफ जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बढ़ेगा, बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। ठीक है, तो यहां लिखूंगा क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। दिस वैल्यू इज व्हाट, 90,000 रुपीज। और ये बैलेंस बीडी, तो बैलेंस सीरी इस तरफ दिखेगा आपके पास, जो कि कितने का दिख रहा है, 50,000 रुपए का। अब बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑन डेबिट साइड। बैंक बोलकर क्या दिखेगा, बैंक बोलकर टैक्स पेड दिखेगा, पेड कितने का, 40,000 का। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन यूजलेस हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती तो ओपनिंग और क्लोजिंग को हम यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में डिफरेंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं, डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं। रीजन, प्रोविजन पिछले साल का या तो यूज होगा या रिफंड हो जाएगा। गॉट इट? इस साल का प्रोविजन या तो पे होगा या रिफंड हो जाएगा, तो आगे कोई कैरी नहीं होता। पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ऐसा थोड़ी होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस लेते हैं ना हम लोग, क्यों? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट हुआ, मशीन बिक गई तो निकल जाएगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। यहाँ तो नहीं होता ऐसा। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, ठीक है, और ये एक साल में सेटल होना होता है। पिछले साल का प्रोविजन है, इस साल की पेमेंट, पे हो गया तो हो गया, नहीं पे हुआ तो क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। यहाँ थोड़ी होगा। तो इसमें डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिफरेंस लेके चलते हैं, यहाँ डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं। ऐसे ही प्रपोज डिविडेंड, उसमें डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं, इंडिविजुअल फिगर उठा के चलते हैं। प्रपोज डिविडेंड हुआ या तो पे होगा, नहीं पे होगा तो अनपेड डिविडेंड बोल के लायबिलिटी में दिखेगा। प्रपोज डिविडेंड में भी डिफरेंस लेके नहीं चलते हैं, बाकी जगह पर डिफरेंस लेके चलते हैं। दो चीजें क्या, प्रपोज डिविडेंड और टैक्स को, इसकी प्रोविजन पे आपको डिफरेंस लेके नहीं चलना होता है। तो यू गॉट इट? अब इसमें से ये जो फिगर है ये वाली, वेयर विल इट गो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर जाके जुड़ जाएगी। और वेयर विल इट गो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से क्या हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, फिर से देखा हमने 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है आपके पास, कितने का, सपोज यही 50,000 की फिगर ये लिखी हुई है और 70,000 की लिखी हुई है। ठीक है जी। अब की बार लिखा है एडजस्टमेंट में क्या, टैक्स पेड 2021-22, टैक्स पेड रुपीज 60,000 का। अब क्या करूंगा मैं, टैक्स पेड 60,000 है, फिर से बनाया हमने कौन सा अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया। टैक्स में क्यों दिक्कत आती है, पता नहीं क्यों दिक्कत आती है, मुझे समझ में नहीं, इतना आसान कंसेप्ट है ये। बैलेंस बीडी कितना है, 70,000 का। बैलेंस सीडी कितने का है, हाँ, 50,000 का। ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके। अब प्रोविजन फॉर, ये टैक्स पेड लिखा है, टैक्स पेड लिखा है, पेड मतलब इधर या इधर, इधर बैंक बोलकर, टैक्स पेड कितने का, 60,000 रुपए का। दिस वैल्यू इज 110, इधर 40,000 ये आ गया। क्या क्या बोलेंगे, 40,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड हो गया भाई ये। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई यूज नहीं, ये कहां चला जाएगा, बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी में जुड़ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में से माइनस हो जाएगा। दैट इज द ट्रीटमेंट। वही केस आपके नोट्स पे मैंने क्या कर रखे हैं, बना के
दिखा रखे हैं, उन्हीं नोट्स को लेके आपके साथ चला था मैं आगे। कैन वी प्रोसीड फर्दर? देखिए जरा, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रोसीड फर्दर, बट वेर एज वी हैव टू प्रोसीड फादर, नॉट फार्दर, फार्दर। लेकिन अब क्या बोले, अब कहाँ से चले आगे, इतना समझ नहीं पाता है। देखिए, ये केसेस हो गए आपके सामने, ये केसेस आपके सामने स्क्रीन पर, ये मैं कर चुका हूँ अभी आपके सामने। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, केस नंबर 5 आपके पास है, इनकम टैक्स प्रोविजन मेड, ये भी कर चुके हैं। 6 नंबर केस पे आ जाइए, सिंपल सा केस है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। देखो बेटा, एक बात समझना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अगर लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है प्रोविजन प्रोवाइडेड फॉर, प्रोविजन प्रोवाइडेड फॉर, तो मतलब प्रोविजन मेड कर रखा है। और अगर लिख रखा है सिर्फ टैक्स पेड, तो फिर पे करा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में दोनों चीजें दिख सकती हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आपके प्रोविजन मेड भी लिखा हुआ आ सकता है और सीधा टैक्स पेड भी बना हुआ आ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोविजन मेड लिखा हुआ है तो वो प्रोविजन मेड ही है, और टैक्स पेड लिखा तो टैक्स पेड ही है। अब आप देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसमें प्रोविजन लिखा ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये जो माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स है, क्या ये प्रोविजन मेड है, टैक्स पेड की फिगर है? प्रोविजन मेड कौन से साल का प्रोविजन? करंट ईयर का। करंट ईयर क्या मान के चल रहा हूं मैं? 22-23 लेके चल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो 90,000 दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, और वहां प्रॉफिट लॉस में भी दिख रहा है, इट इज द सेम फिगर, करेक्ट। और जो पिछले साल की 80,000 दिख रही है वो कौन सी है? पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन, जो कि इस साल पेमेंट बने, जो कि इस साल की पेमेंट होगी, है ना, पेमेंट होगी ना भाई। 90,000 इज अ प्रोविजन मेड, तो आप ऊपर जाके क्या कर लेंगे, उसको प्लस करेंगे। और टैक्स पेड में कितना लिखेंगे? 80,000। लेकिन आपके सामने एक विलन खड़ा है। कौन खड़े हैं भाई साहब आपके सामने? रिफंड ऑफ टैक्स खड़े हैं आपके सामने। अब सुनो मेरी बात, रिफंड ऑफ टैक्स जो फिगर आपके सामने आई है, 5,000 है पिछले साल के एंड में और 7,000 है इस साल के एंड में। अब मुझे बताइए, आपको इन दोनों में से कौन सी फिगर कंसिडर करनी है? 7,000 लेके चलनी है, क्योंकि पिछले साल के पेमेंट में से रिफंड ये 7,000 होगा, 5,000 2021 के रिफंड में से आया होगा। तो आपकी फिगर जो काम करने लायक है वो सिर्फ 7,000 की फिगर है। अब इसको कैसे ट्रीट करते हैं, देखिए जरा, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग। तो हम देखिए, हम क्या करते हैं, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पर जो भी फिगर होगी ऐसा कर देंगे, प्लस कर देंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने का? आई एड 90,000, माइनस यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स भी कर देंगे, रिफंड ऑफ टैक्स भी कर देंगे, कितने का था? 7,000 का, ब्रैकेट में कर देंगे। ऊपर इतना काम करना है। रिफंड क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आए थे नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो रिफंड हमें ऐड हुआ था, अब हमें बिफोर टैक्स जाना, तो इसलिए हम इसे माइनस करके हटा देते हैं यहाँ से। ये कर दिया। थोड़ा और आगे चलते हैं नीचे, यहाँ इस जगह पे चलते हैं। क्या लिखेंगे इस जगह पे? यहाँ लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो भी निकला, माइनस टैक्स पेड, टैक्स पेड। अब टैक्स पेड तो 80,000 है ना आपका, टैक्स पेड इज व्हाट, 80,000। तो अब यहाँ माइनस कर देंगे कितना? 80,000, करेक्ट। और प्लस कर देंगे कि यहाँ पर रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स कितने का? 7,000। अब दो बार टैक्स क्यों दिखाऊं मैं? अब ये 80 माइनस का और 7 प्लस का, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? क्या आएगा? 73,000। तो इसको हटा देता हूं यहां से, और ये हो जाएगा क्या? नेट ऑफ रिफंड। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए वहां पर नेट ऑफ रिफंड लिखा जाता है, नेट ऑफ रिफंड। गॉट इट? नेट ऑफ रिफंड का क्या मतलब है? ऊपर प्रोविजन प्लस क्यों किया? क्यों होगा ऐड, बता जरा। क्योंकि प्रॉफिट में से ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है और हमें बिफोर टैक्स जाना है। रिफंड क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और हमें बिफोर टैक्स जाना है, तो माइनस करेंगे और फिर इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ऊपर अगर प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस किया था तो नीचे माइनस कर रहे हैं, ऊपर अगर रिफंड ऑफ टैक्स माइनस किया था तो नीचे प्लस कर रहे हैं उसको। इफेक्ट नलीफाई हो गया। मतलब जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, खत्म। प्रोविजन फॉर टैक्स इसी तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, चलो अब, क्योंकि हम रिविजन ही कर रहे हैं और क्या पता आपके एग्जामिनर कुछ दे दें उल्टा पुल्टा, एक केस में और लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने रिवीजन में मैं लिखता हूँ, मैं जनरली नहीं बताता उसको, क्योंकि रिवीजन में थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं, चैप्टर वैप्टर पढ़ जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो दैट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन।
आइए देखिए जरा क्या करेंगे। देखिए ये मेरे पास है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2022। दिस इज द स्टोरी विद मी। ठीक है जी। यहां लिखा है मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स 90,000 यहां लिख दिया मैंने और 80,000 मैंने यहां लिख दिया। ठीक है। रिफंड 5,000 यहां लिख दिया और 4,000 यहां लिख दिया। ठीक है, कर दिया। और एडजस्टमेंट में लिखा है मैंने क्या, टैक्स पेड, या लिख दिया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन 2022-23 रुपीज 80, 20, 90, 50,000। करो इसको, अब सॉल्व करो, करके दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। दिखाइए जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है? ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये 2022-3 है, ऐसा करके है। इसमें क्या होना था, आपको आपको बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। बना लिया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जैसा बनेगा आपका यहाँ पर, तो ये आपने लिखा बैलेंस बीरी। कितने का बैलेंस बीरी बताइए? 80,000 का लिखा। और यहाँ लिखा बैलेंस सीरी कितने का? 90,000 का। ठीक है। अब जरा समझना बात को कि मैंने प्रोविजन, मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दिया यहाँ पर कितने का, 50,000 रुपए का। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 130। ये वैल्यू कितनी होगी? 130। तो यहाँ बैंक बोलकर कितना निकल आएगा? 40,000 निकल आएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ ये 40,000 रिफंड के बाद है या रिफंड से पहले का है? भाई ये जो है ये क्वेश्चन बन गया ना अभी, तो प्रॉब्लम हो गई खड़ी यहाँ पर कि अब हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये दिस वैल्यू जो 40,000 निकली है ये तो टैक्स पेड है। बैंक बोलकर क्या हो गया? टैक्स पेड हो गया ना ये तो। दिस इज टैक्स पेड। और आपके पास वहां रिफंड भी दे रखे हैं ऑलरेडी, 4-4 हजार रुपए के रिफंड दे रखे हैं। हाँ, रिफंड से पहले का, रिफंड के बाद का? कैसे बना क्वेश्चन? ये जो 40,000 है दिस इज बेसिक। बेटा सुनो, जब हम पे करते हैं ना तभी तो रिफंड आता है। नहीं अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे। रिफंड, ए रुक जा भाई, पेमेंट से पहले रिफंड आ जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना तेज है? और तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस काट के थोड़ी देते हो पैसा कि नहीं हमारा पहले रिफंड काट? नहीं। क्या? हाँ, इतना सोचा मैं नहीं था ना। हाँ, नहीं नहीं। तो नहीं बेटा, सुनो, अब बात समझिए। तो ये जो 40,000 की आपकी जो, अरे बोल लूं मैं आगे थोड़ा सा। तो आपके पास जो आपका टैक्स का, जब आपने ओपनिंग रखा, क्लोजिंग रखा, आपने प्रोविजन बना के रख लिया, आपने कहीं पर इसमें सेटलमेंट तो किया नहीं ना रिफंड रिफंड का। और इसके अंदर रिफंड का सेटलमेंट भी नहीं करना होता, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के अंदर रिफंड की तो कोई एंट्री जाती ही नहीं है। रिफंड की जो एंट्री होगी वो बैंक डेबिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब वो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ड्यू करना पड़ेगा वहां, फिर उसके बाद रिसीव नहीं आती। मतलब किसी भी एंगल से हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स में रिफंड की एंट्री आ ही नहीं सकती है। तो 40,000 इज अ रॉ फिगर जो आपने क्या करा, टैक्स की पेमेंट करी थी। आउट ऑफ दैट, यू गॉट रिफंड ऑफ व्हाट, 4,000 और 5,000? 5,000। तो जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे ना इधर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना प्रोविजन फॉर टैक्स करेंगे? 90। और यहाँ रिफंड कितना करेंगे? यहाँ पर 5,000। एंड व्हाट यू विल डू हियर, कैश जनरेटर छोड़ दीजिए, टैक्स पेड कितना लिखेंगे आप यहाँ पर? टैक्स पेड कितना होना था आपका? टैक्स पेड जो होना था आपका कितना होना चाहिए था? 40,000। उसमें से रिफंड कितना? 5,000। तो योर फाइनल पेमेंट इज गोइंग टू बी कितने की? 35,000 की। ये ये कितना? ये हाँ, 50, दिस शुड बी 50। हाँ, गॉट इट। तो ठीक है। तो दिमाग जो है ना एग्जाम में चलता है उतना, अभी नहीं चलेगा। अभी तो कह रहा है मजा आ रहा है कर लो, एग्जाम में कंफ्यूजन होती है कि है क्या।
और यही कंफ्यूजन फिर दिमाग का दही बनाती है, फिर करता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता, क्योंकि वहां लॉजिक, वहां पे हम अपने आप पे सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। आई थिंक यू कैन हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ। मुझे नहीं पता कि टीचर्स इतना दूर तक जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने एक आपके दिमाग में आइडिया डाल दिया, अगर आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स का ट्रीटमेंट खत्म, टैक्स इज डन। अच्छा, एक और चीज समझिए, एक और चीज समझिए। टैक्स में एक छोटी सी चीज जो रिवीजन के टाइम पे मैं लेके चलता हूँ। मान लो अगर हमें बोला कि डिविडेंड टैक्स है, की कौर पे डिविडेंड टैक्स का, डिविडेंड टैक्स का क्या करूंगा, डिविडेंड टैक्स की कहां पे शो करके दिखाएंगे उसको। जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है, सुनो, एक नंबर 2, डिविडेंड टैक्स ₹10,000, क्या करेंगे इसका, तो क्या करेंगे इसको, प्लस डिविडेंड टैक्स कितने का, विल एड इट 10,000, और फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या करेंगे, माइनस डिविडेंड टैक्स कितने का, 10,000 का। ये जो टैक्स है ना, ये वाला टैक्स, इसका वो इनकम टैक्स वाले से कोई लेने देना नहीं है। डिविडेंड, नहीं भैया नहीं, इट इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग। ये ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, बहुत बड़ी गलती करते हैं, नहीं करेंगे ये, थोड़े जितने भी टैक्स हो सब मुसल पकड़ के एक जगह बैठा दो उसको, नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हैं। मतलब ये जाएगा इधर, इधर इस जगह पे, और यहां जाएगा इस जगह पे नीचे, ऐसे करके। अच्छा, अगर एक जगह और लिखा है, मान लो नंबर 3, कैपिटल गेन टैक्स ₹2,000, क्या करेंगे इसका, यहां प्लस कैपिटल गेन टैक्स कितने का जोड़ देंगे, 2,000, और कहां जाके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, यहां कर देंगे माइनस, क्या, कैपिटल गेन टैक्स 2,000, वहां से माइनस करेंगे उसको। क्लियर है चीज। तो टैक्स का ट्रीटमेंट अब जाके क्या बनता है, और ये देख सकते हैं, मतलब जो कैपिटल गेन होगा उसे इन्वेस्टिंग में माइनस करना है, ऊपर करना है, ऊपर ऊपर तो करेंगे आप प्लस, यहाँ जाके इसको माइनस करेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू मूव। ठीक है जी, क्लियर, यहां तक सही है। चलिए डिविडेंड की तरफ चलते हैं, चलो डिविडेंड की तरफ आ जाइए। डिविडेंड बिल्कुल सिंपल है, और डिविडेंड में कोई इतनी परेशानी नहीं है। सिंपल, जैसे प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बनाना नहीं होता, इसमें तो ओपनिंग क्लोजिंग फिगर को लेके चल रहे होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहा है, जैसे कि पेज नंबर 9 पे हूं मैं अभी, और डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 3,000। सिर्फ क्या करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एप्रोप्रिएशन की तरह जोड़ देंगे, और फाइनेंसिंग से उसे माइनस कर देंगे। क्लियर है जी, फाइनेंसिंग से इसे माइनस कर देना, आपको इतना ही करना होता है। पेज नंबर 9 पे, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड के नीचे यार, 8 के एंड में मतलब, अच्छा पुराना, ओ आई डोंट नो व्हाई इट इज, नहीं, हाँ एक कोई चीज ऐड करी थी, मतलब आंसर ऐड करा था डिविडेंड का, पता नहीं कब हुआ ये। चलो जैसा भी था, मैं इसको डाल दूंगा क्लास ग्रुप पे, तो आपको दिख जाएगा, वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ठीक है, दिख लिया। अब आपके पास ना फिगर आ जाती है, क्या, प्रपोज डिविडेंड आपके पास, अगर, रुकिए, आपके पास एडजस्टमेंट में लिखा है प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, प्रपोज डिविडेंड इस साल का। तो जो प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, उसका तो कुछ करना ही नहीं है। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, उसका कुछ नहीं करना होता ना, पिछले साल का ही तो करना होता है। अबे करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करना होता, ठीक है, करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करना होता, करंट ईयर वाले का कुछ नहीं करना होता। तो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का क्या कंडीशन होती है, कि वो पहले सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन एजीएम है, एजीएम में जब जाके वो पास होगा, पास होने के बाद फिर तब जाके उसका हिसाब किताब बनता है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का,
उसी को प्लस करके उसी को माइनस करते हैं। प्लस कहाँ करते हैं? ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। माइनस कहाँ से करते हैं? फाइनेंसिंग से माइनस करके, तब जाके उसका आंसर बनता है एंड डन। क्लियर? अच्छा, अब कई बार हमारे पास क्या दे रखा होता है कि जैसे ये इंफॉर्मेशन इस केस 3 में आपके सामने आ रही है। डिविडेंड देखो, आपके पास इक्विटी शेयर भी हैं। केस नंबर 2 देखिएगा, आपके पास इक्विटी शेयर भी हैं, आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं। भाई इक्विटी बढ़ गया तो क्या करूंगा मैं इसका? इक्विटी बढ़ गया तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो, और अगर प्रेफरेंस बढ़ गया तो क्या करूंगा? केस 2। अबे नोट्स टू अकाउंट्स तो देखोगे, हमेशा नोट्स टू अकाउंट्स देख के चलना है आपने। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स देख के चल रहे हैं। तो कितना कितना वैल्यू आ गई आपकी इक्विटी की? 5 और 8। तो इक्विटी बढ़ गई तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो, और अगर प्रेफरेंस बढ़ गया तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो। अब इसके बाद डिविडेंड। अब बोला है कि डिविडेंड पेड 80,000। 80,000 डिविडेंड मतलब वो इक्विटी प्रेफरेंस सब मिला जुला के होगा। जब हमारे पास पेड की फिगर दे रखी है तो देन वी आर श्योर हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ दिया और फाइनेंसिंग से माइनस कर दिया, काम खत्म। आपको 12% प्रेफरेंस को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। वैसे तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी बनता है ना, नहीं करना अलग से कैलकुलेट, आपका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ गई? केस 3 कहता है इंटरिम डिविडेंड पेड 18,000। इंटरिम डिविडेंड का कोई लेने देना प्रपोज से नहीं होता है। ये ऊपर ऐड होगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर कहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओ, बहुत बार बताया मैंने, बहुत बार। ठीक है, जैसे मतलब मिस्टर नागपाल बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, इनके लिए रिश्ता है अनन्या पांडे का। अच्छा सॉरी, अच्छा यूर फीलिंग सॉरी। सॉरी, आई ग्रैब्ड योर अपॉर्चुनिटी एंड इट इज गिवन टू यू। अच्छा, क्या आलिया भट्ट का लेटेस्ट वर्जन है वो? अरे मिस्टर नागपाल, यूर ओके विद दैट? हाँ, ही इज ओके, दैट्स फाइन। ठीक है। आह, अब अनन्या पांडे का रिश्ता इन्होंने क्या करा कि प्रपोज चंकी पांडे जी ने इनके नागपाल जी के पापा से मिले, देखियो आपका लड़का तो बड़ा शानदार है, हमें बहुत पसंद आ गया है, हमारी बेटी का करियर ऊंचाई पे जाएगा, उससे पहले हम चाहते हैं कि हम इतने मशहूर, इतने शानदार नगीने को अपनी झोली में रख लें, हम आपसे उम्मीद, मतलब फ्लॉरी फारी उस तरह की बातें। तो क्या हुआ कि 1 जनवरी को एक ऑस्पिशियस ओकेशन के दिन, और उसी रिजॉर्ट में जहां पर ये धोनी और उनकी वाइफ गई थी, या फिर कोहली और उनकी वाइफ गई थी, वो सब वहां उसी जगह पे जाके वहां मंगनी मंगनी हो गया सारा कुछ। ठीक है, तो अब जैसे 1 जनवरी को हुआ, और 1 जनवरी को हुआ, और उसके बाद शादी वादी जो होगी, वो थोड़े फिल्म वगैरह पेंडिंग थी, कुछ रिलीज वगैरह थी, ये भी वर्ल्ड बैंक के काम से बिजी थे कहीं। तो इस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को, कोविड, पोस्ट कोविड को, उसको रिजॉल्व करा रहे थे, है ना, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के साथ बैठकर, ऐसे करके somehow दे गॉट फ्री। और जाके इन्होंने क्या करा कि अगले साल, मतलब उसी साल दिसंबर में, 25 दिसंबर को डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ, वो वेनेजुएला में जाके कर ली। सो प्रपोज्ड, और फिर क्या होता है, शादी जो होती है बहुत अलग बात होती है, वो दोनों अलग अलग चीजें होती है काफी ज्यादा। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रपोज डिविडेंड के साथ। लेकिन मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, भूमिका बना रहा था, आई एम कमिंग टू दैट। अब सुनो क्या हुआ कि मिस्टर नागपाल को जैसे रिश्ता आया, कब, मतलब अभी क्या था, 28 दिसंबर को रिश्ता आया, चंकी पांडे जी आके, पापा ने कहा कोई दिक्कत नहीं पुत्र, ठीक है भेजो, दो गाना चला, 2 लड़कों में लड़की हुई हमारी, उस तरह का गाना चला। 2 कपड़ों में, 2 लड़कों में 2 कपड़ों में लड़की हुई हमारी, उस तरह से। अरे वही तो गाना है बादशाह का। हाँ, हनी सिंह का जो भी होगा। हाँ ये रहा। हाँ, हाँ घर है, पैसा और जो भी है, और 2 कपड़ों में लड़की हुई हमारी। कितने खुश। अरे बेगानी शादी में दीवाने बन रहे हो तुम लोग। तो 28 को रिश्ता आया, और 31 को शादी। चट मंगनी पट ब्याह कहते हैं उसको। इंटरम डिविडेंड सेम। इंटरम डिविडेंड यही होता है कि प्रपोज इन अ ईयर एंड पेड इन द सेम ईयर। जबकि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है कि प्रपोज इन अ ईयर एंड देन जनरली एजीएम में पास होते होते, टाइम लगते लगते अगले फाइनेंशियल ईयर में जाके वो पे होता है। तो आगे कहानी क्वेश्चन दे तो रखिए नीचे, वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। इंटरिम के साथ, इंटरिम के साथ कोई एजीएम एजीएम की कंडीशन नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है।
ठीक है। इंटरिम में तो क्या हो गया, आपने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद उसकी पेमेंट का हिसाब किताब कर दिया। देयर इज नो सच कंडीशन इन इंटरिम। तो इंटरिम डिविडेंड जो होता है उसको आप क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं ऊपर एप्रोप्रिएशन में और नीचे फाइनेंसिंग से माइनस करते हैं। दैट इज द सिंपल ट्रीटमेंट। यू आर नॉट सपोज टू टेक केयर कि पिछले साल का इस साल का कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाउएवर प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि कितना था, 8,000 था, और करंट ईयर का 15,000 तो कंटीजेंट लायबिलिटी, भूल जाइए उसे। तो 8,000 को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट इज द ट्रीटमेंट। ये तो बोला, और क्या करना था। ठीक है। अच्छा सुनिए, अब प्रपोज डिविडेंड अगर बोल दिया आपको तो वो इक्विटी प्रेफरेंस सबको मिला के बोलता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बोल दे, अब देखिए अगला केस देखिए आप जरा जाके, केस नंबर 4 देखिए अगला केस, व्हाट इट सेज। केस नंबर 4, अच्छा ये नोट्स में लिखा हुआ है सब आपके सामने, कि इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड इट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड प्रपोज एज वेल एज पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। Dividend proposed in the year 31st March 2023, 15,000 will be subject to approval in AGM, will be the part of contingent liability, hence will not be adjusted while preparing cash flow statement. Got it? ठीक है जी, इसका कुछ नहीं करना है। केस 4, अब देखो एक और चीज समझिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ और कई बार क्वेश्चन करते समय लोगों को दिक्कत भी आती है। क्या चीज है वो जरा देखिए यहाँ पर, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन 2 सालों की है, 2 सालों का मतलब 2 ब्रदर इन लॉ नहीं बोल रहा, 2 years बोल रहा हूँ मैं, है ना। कबीर कह रहा 2 साल है, अच्छा कबीर की अकल पे लगे हैं ताले। आगे देखते हैं। 31 मार्च 2023 है, 31 मार्च 2022 है। जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये है हमारे पास इक्विटी शेयर 3 लाख का, और ये है 2 लाख का, और ये है 12% प्रेफरेंस शेयर। ये हमारे पास है सपोज 4 लाख के, और ये मेरे पास है कितने के, 5 लाख के, ऐसे करके। ये है मेरे पास 10% डिवेंचर्स। ये है मेरे पास 7 लाख का, और ये मेरे पास है कितने का, 10 लाख का। ये मेरे पास कहानी गिवन है, दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिवन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब हमें पता क्या लिख रखा है, एडिशनल एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1, न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड या रिडीम्ड। ठीक है, इशूड वर रिडीम्ड, हाँ रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, न्यू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम इशूड या रिडीम जब हुए 31 मार्च 2023 को हुए। नंबर 2, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022, ऐसे डिबेंचर पे ऐसे लिखा हुआ है, करेक्ट। नंबर 3, प्रपोज्ड या डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10%। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, इतना लिखा हुआ है आपको, और इसका हिसाब किताब हमें करना। आप देखिए जरा कैसे करना है, इसको किस तरह से करना है देखिए। ठीक है, और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए और डाल देता हूं, कि सिक्योरिटीज प्रीमियम ये 10,000 का है और ये डैश है। इतना लिखा हुआ है सर, इतना लिखा हुआ है बस, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए जरा एक एक इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। पहले इक्विटी शेयर से शुरू करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं इसको यहाँ ऑपरेटिंग में कैसे इसको प्लेस करते हैं वो भी दिखाऊंगा करके, और यहाँ फाइनेंसिंग में कैसे करते हैं, जहां जहां जाएगा वैसे वैसे लेके देखेंगे। ठीक, सबसे पहले उठाते हैं इक्विटी शेयर्स। कितने का दिख रहा है, बड़ा या घटा, ये बताओ, बड़ा या घटा, बड़ा, प्लस इक्विटी शेयर्स। अच्छा कितना बड़ा, देखो सुनो, ये भी रिडीम हो रहा है, ये भी रिडीम हो रहा है, ये इशू हो रहा है, तो प्रीमियम किस पे होगा, इशू पे ना। प्रीमियम तो इशू पे होगा ना, रिडम्पशन पे प्रीमियम वाली तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर 1 लाख प्लस 10,000, कितना लिख दूंगा, 1,10,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। इशू ऑफ शेयर्स इज प्रीमियम और नॉट, कैन यू ड्रॉ दिस कंक्लूजन फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन और नॉट, क्लियर है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, 1 लाख था, प्रीमियम भी बढ़ रहा था, हमने कर दिया। ठीक है जी, अच्छा ये पार्ट हुआ।
इस पर डिविडेंड भी बोल रहे हैं भाई साहब 10% देना है, इस पर डिविडेंड भी देना है 10%। अब सवाल उठता है कि डिविडेंड मैं इस वैल्यू पे दूं या इस वैल्यू पे दूं, उसके लिए मुझे हिंट मिलेगा किससे, इससे। डिवेंचर कब इशू हुए, इस शेयर कब इशू हुए, इसको इशू हुए इस डेट पे। तो डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा, ओपनिंग वैल्यू पे। कौन सी पे, ओपनिंग पे। क्यों? क्योंकि 2022 से लेकर 2023 तक 2 लाख ही थे, और अचानक 2023 में 1 लाख बढ़ गए, तो इस फाइनेंशियल ईयर में तो उनका कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे दिया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहां से माइनस प्रपोज्ड डिविडेंड, मतलब पेड ही होता है, और कौन सी वैल्यू पे निकलेगा ये, 2 लाख का कितना, 10%, 10/100 कितना हो जाएगा ये, 20,000। ठीक है, और ये डिविडेंड पेड जो है ये कहाँ जाना चाहिए अब, यहाँ ऊपर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में, है ना, यहां जाना चाहिए ना, गलत, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाना चाहिए। हाँ, तो तुम यहाँ क्यों बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ तो हाँ क्यों कर रहे हो, कहाँ जाता है ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में, यहां जाके इस वाले के अंदर, यहाँ इसमें नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलेगा उसके अंदर जोड़ देंगे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड। कितने रुपए का, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। गॉट इट। ऊपर प्लस हुआ, नीचे जाके क्या हुआ ये, माइनस। ऊपर प्लस कहाँ हुआ, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय वहां प्लस हुआ, नीचे से माइनस। तो दिस पार्ट इज डन। ये अब जब आप इक्विटी पे डिविडेंड दे रहे हो, तो प्रेफरेंस पे तो डिविडेंड बनता ही बनता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो प्राइमरी राइट होता है। कितना बनता है बताइए, 12%। कौन सी वैल्यू पे दूंगा बताइए, मैं इस पे या इस पे, उसके लिए हमारे पास हिंट ये रहा, इशू या रिडीम कब हुए, 23 पे। तो यानी अरे बेटा, अगर साल के आखिर में इश्यू या रिडीम हुआ तो ओपनिंग वैल्यू पे बनता है, तो 5 लाख पे बनेगा कितना, 60,000। बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या करूंगा यहां से माइनस डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितना, 5 लाख का कितना परसेंट बोल रहे हैं भाई हम, 12/100, कितना, 60,000 और 60,000। गॉट इट। प्रेफरेंस भी लेता हूं, एक बार डिविडेंड ले लिया मैंने, पहले पहले मुझे पूरा करने थे जरा, इधर प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कितने रुपए का, 60,000 रुपीज का, और यहां माइनस रिडम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने का रिडम्पशन हुआ इनका, 1 लाख रुपए का। अब बोलो क्या बोलना है जी, है जी। वो आप फिर आप एक, अगर आपके पास कोई हिंट नहीं है तो आप देखिए एक सिंपल सा तरीका, जब आपको लेना हो ना, कुछ लेना हो, तो जो कम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेके चलिए, और देना हो तो कम से कम वैल्यू पे लेके चलिए। तो अगर मान लो हिंट होता ना, मैं वैसे कुछ भी नहीं बोला, तो ओपनिंग लेके चलिए आप वैल्यू, नीचे नोट लिख दीजिए, इट हैज बीन एज्यूम्ड कि डिबेंचर्स आर या शेयर्स आर रिडीम्ड, या जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर, ऐसा करके चलिए। वो नोट लिख देंगे तो आप बच जाएंगे उससे। वैसे क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी नहीं होती, क्लियर करके देते हैं वो लोग, डेट दे देते हैं कब इशू हुए कब इशू नहीं हुए। नहीं होता तो आप ओपनिंग वैल्यू लेके चलिए, लेकिन नोट लिखिए नीचे, सिंस नथिंग इज मेंशन्ड आई एज्यूम्ड इट इज टू बी इशूड या रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब आप ओपनिंग वैल्यू पे डाल के आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, बोल भाई। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको छेड़ दिया, इसको छेड़ दिया, इसका डिविडेंड भी ले लिया, इसका डिविडेंड भी कर लिया, है ना, ये भी डिविडेंड हमारा हो चुका है। डिवेंचर इशू हुए 31 मार्च 2020 को, डिवेंचर्स, और डिवेंचर की नहीं, डिवेंचर भी तो रिडीम हुए हैं यार, सॉरी, डिवेंचर इशू थोड़ी हुआ था, डिवेंचर भी तो रिडीम हुए हैं, डिवेंचर वर रिडीम्ड, मैंने इशू कर लिया था गलत। डिवेंचर रिडीम कब हुआ, 31 मार्च को, कितने, 3 लाख हो गए ना, माइनस, माइनस कितना करता हूँ, रिडम्पशन ऑफ कितना, 10% डिवेंचर, कितना होगा रिडम्पशन बताइए, 3 लाख हमने यहां से माइनस कर दिया। गॉट इट। और इस पर एक इंटरेस्ट भी है, कितना, 10%। कौन सी वैल्यू पे दूंगा मैं बताइए। अब सुनो, अगर ये रिडीम हुए कब, साल के शुरू में, तो क्लोजिंग वैल्यू पे जाएगा, एंड क्लोजिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट जाएगा, ओपनिंग पे नहीं जाएगा। उल्टा होता है, इशू है रिडीम हुए साल के शुरू में तो क्लोजिंग वैल्यू पे, और अगर क्लोजिंग में इशू रिडीम हो तो ओपनिंग वैल्यू पे जाता है। कितना,
70,000 रुपया। तो माइनस कर देंगे यहाँ से, माइनस क्या, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, कितने रुपए का, 70,000 का। ठीक है, ये माइनस किया यहाँ से। और इस तरफ नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में जाके क्या लिखेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, कितने का लिखा जाएगा ये, 70,000 का। ऐसे जाएगा इसका आंसर। ये ऊपर नहीं जुड़ता नेट प्रॉफिट में, ये तो फिर क्या चार्ज वाली चीज हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में चला जाता है। क्लियर है चीजें, दिस इज फाइन विद एवरीवन। अरे भाई साहब देखो, समझ में आया क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या नहीं लिखा, रिसीव कौन सा, इंटरेस्ट रिसीव क्यों होगा, ये तो पेमेंट वाला इंटरेस्ट है। ये इसकी बात कर रही हो, ये नॉन कैश नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए उसे एड बैक कर रहे हैं। नहीं नहीं, रिसिप्ट नहीं है, पेमेंट है, पेमेंट, सॉरी वो मेरी राइटिंग में, दिस इज पेमेंट, पेमेंट ऐसे। अच्छा, तुम्हें तुम्हें रिसिप्ट वाला पार्ट चाहिए था ना, रिसिप्ट वाला पार्ट वो देख लीजिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। और रिसिप्ट वाला पार्ट भी देख लीजिए, लिखिए यहाँ, देखिए आपका 6% इन्वेस्टमेंट, 6% इन्वेस्टमेंट, 1,50,000 और 50,000 ऐसे लिखा हुआ है। 6% इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 और 50,000 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, और देखोगे थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। अब बताइए क्या होने वाला है। इन्वेस्टमेंट जो है, अगर डेट नहीं दे रही है तो क्या मान के चलो, साल के शुरू में मान के चलते, इसमें मैं डेट नहीं दे रहा, साल के शुरू में मान लो। तो वैसे देखा जाए तो फायदा आपके 1,00,000 वाले को मानने पे था। 1,00,000 माने तो मानेंगे, क्या कर दिया बिगिनिंग में आपने इशू कर दिया। और अगर आपको कुछ नहीं बोला तो आप ये मान के चलिए कि वो साल के शुरू में ही, क्या मतलब, अगर मुझे इस पे देना है, इस वैल्यू पे देना है, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि साल के आखिर में ये अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदे थे। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होने वाला है। ये यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा मामला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएंगी चीजें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आ जाएगा, परचेज ऑफ क्या, कितना परसेंट, 6% इन्वेस्टमेंट्स, कितने का, हाँ, 50,000 का ब्रैकेट में जाएगा। अब बताइए इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6 का 50,000 पे ले चलूंगा तो 3,000 बनेगा। मैं 50,000 ले लेता, ये मान करके क्या हुआ, साल के आखिर में इशू हुआ। अगर मैं मान तो साल के शुरू में इशू हुआ, तो कितना, 1,00,000, मैं 5,000 वाला, 3,000 वाला लेके चल रहा हूँ, कितना, कितना परसेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टिंग, भाई वैल्यू बढ़ रही है उसकी। अरे वो मैंने बोला ना तुमसे, मैं आज की अभी इस पॉइंट में मैं क्या लेके चल रही है, मान के चलो साल के आखिर वाला, तुम ओपनिंग वाला मान के चल लो, तुम रोक थोड़े रहा कोई, तुम ओपनिंग वाला मान, तुम ओपनिंग वाला आंसर अलग आएगा, बट योर अजम्पशन टू सपोर्ट दैट है। क्यों कट जाएंगे अजम्पशन, या तो एज ए एग्जामिनर में लिखूं कि किस डेट को इशू हुआ, एज एन एग्जामिनर में लिख देता हूँ, लो 4 इन्वेस्टमेंट्स, 6% इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1/10/2000, लो अब करो, और मजेदार हो गया। 6 मंथ्स का नहीं करेंगे, 50,000 पे 6 महीने का और 1,00,000 पे 6 महीने का है, ऐसे थोड़ी होगा। अब बदल गया क्वेश्चन, काफी बदल गया। यू वांट क्लैरिटी, आई हैव गिवन यू क्लैरिटी। क्या करेंगे इसमें पता है अब क्या होने वाला, देखिए, अब देखिए, 50,000 पर 6/100 इंटू 6/12 प्लस 1,00,000 पर 6/100 इंटू 6/12। अब ऐसा होगा, अब इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होगा, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, ये और ये 6, 2, 2, 3, कितना हो जाएगा, 1,500, ये और प्लस ये कितना हो जाएगा, हाँ, 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4,500। अब तो कलेश मिट गया, अब तो ओपनिंग क्लोजिंग देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना लिखूंगा मैं इधर, 4,500 प्लस हो जाएगा, और इधर भी, इधर इधर इस जगह यहाँ, अब एक हेडिंग बनेगी नई, कौन सी वाली, अब एक नई हेडिंग बनेगी क्या, नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स की, इसके अंदर जाके लेस क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, कितने का, 4,500 ब्रैकेट माइनस ऐसे बनेगा। तो कहाँ होगा, ऊपर यहाँ माइनस होगा और इन्वेस्टिंग में जाके प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक अब तुमने बोल ही दिया तो एक छोटी सी चीज और देख लीजिए इसी के अंदर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, 1,000। अब देखिए, अब देखिए, बस फाइनल था ये, कुकड़ू, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड नहीं, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जितना भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बना उसमें से 1,000 तो मिला ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहां इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4,500 ही करेंगे माइनस। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इन्वेस्टिंग में अंदर जाएंगे तो पता क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 4,500 माइनस 1,000, कितना लिखेंगे, 3,500 लिखेंगे, क्योंकि इनफ्लो कितने का हुआ, सिर्फ इनफ्लो कितने का हुआ, 3,500 का हुआ ना। लोग क्या करते हैं, इसको करंट असेट्स की तरह ट्रीट करते हैं, नहीं करना ट्रीट है। तो ये थोड़ा दूसरा इफेक्ट नीचे, यहां इस जगह पर 4,500, और ये सब पढ़ा हुआ है मेरा, सब पढ़ा रखा है, अभी नोट्स में दिखा दूंगा, पर टाइम फिश, क्योंकि एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, चाहे पे हो चाहे ना हो, इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिफोर प्रॉफिट जाने के लिए हम उसको वहां जोड़ेंगे पूरा। और यहां तो हम सिर्फ आउटफ्लो दिखा रहे हैं ना, प्योर आउटफ्लो। जब 4,500 में से 1,000 अभी भी अक्रूड है, तो प्योर आउटफ्लो कितने का है, तो वो 35 यहां दिखेगा। और दूसरी चीज, ये आपकी इंफॉर्मेशन जो थी बैलेंस शीट में गिवन हुई, एक ही जगह जाएगी, वो एक ही जगह पे गई, इस तरह से। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं इस जैसा ही, पता नहीं दूसरे बच्चे अभी हैं या नहीं, पता नहीं कहाँ। रुक जा भाई, रुक जा। मतलब अगर मुझे कभी अपने स्कूल का पेपर में देना पड़ा तो मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा। थोड़ा और चीजें में ऐड करेंगे इसके अंदर, और चीजें। बेटा समझ, 4,500 का इंटरेस्ट एक्रूड हुआ था, आपने प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 4,500 जोड़ा होगा, क्योंकि एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल आपकी रिकॉर्डिंग तो 4,500 से होगी। बाद में आपको पता चला कि 1,000 तो भाई आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मिलना बाकी है, तो भाई इनफ्लो कितने का हुआ, व्हाट इज योर इनफ्लो इन्वेस्टिंग का, 3.5 ही तो है। क्लियर है। अच्छा, चलिए इसको हटाते हैं आप, इसमें सब कुछ है, मतलब आपकी बुक के एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब हो जाएंगे। सुबह कुछ बच्चे कर रहे थे ना इस क्वेश्चन को, ऐसा तो क्वेश्चन कर रहे थे ना सुबह सुबह बैठ के पीछे, कुछ कर रहे थे ना, क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, आइए देखें जरा एक और चीज, आप एक बहुत मजेदार चीज देखिए अब आप, एक और चीज देखिए अब आप, एक और चीज देखिए, 10% डिवेंचर्स, 10 लाख और 7 लाख। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, देखिए ध्यान से, नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 है, और यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर, ऐसे। और नंबर 1, न्यू शेयर्स डिवेंचर्स
वर इशूड या रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22 23 है। इसके बिगिनिंग में ये इशू या रिडीम हुए थे शेयर डिवेंचर्स, पहली चीज। दूसरी चीज, सॉरी, न्यू इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, सिर्फ ये लिखना, इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स वर redeemed on 31st December 2022। नंबर 3, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10%। ये है बस। अब करिए। तो डिविडेंड ऑन इक्विटी है तो प्रेफरेंस पे भी देना पड़ेगा। करो करो, क्वेश्चन करो इसको। बिल्कुल ये क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। करिए जरा इसको, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और तो कोई एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, कुछ भी, कुछ नहीं, फाइनेंसिंग ही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ही है हमारे पास। चलो सबसे पहले 10% डिवेंचर इश्यू कर देखते हैं, क्या हुआ भाई इश्यू। प्लस 10% डिवेंचर्स, कितने के? 3 लाख रुपए के, पॉजिटिव है। ठीक है। अब मुझे बताइए कि डिवेंचर पे इंटरेस्ट भी बनता है। डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 10%। और डिवेंचर कब बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ ना, बिगिनिंग में, तो मतलब जो 10 हुए ये साल के शुरू में ही हो गए। बिगिनिंग तो इंटरेस्ट लगेगा क्लोजिंग पर, कितना? प्लस, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऊपर, नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, प्लस, अरे रुक जा, 10% डिवेंचर्स 3 लाख, ठीक है, माइनस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स। अब मुझे बताइए, और यहां इधर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स, ये बनेगा किस पर? साल के शुरू में हुआ ना, तो 10 लाख पर, 10 लाख का 10/100, 1 लाख, 1 लाख बनेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1 लाख बन गया। नीचे इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज 1 लाख माइनस 10,000, 90,000, ऐसे ऐसे करके बनेगा। ये ठीक है। कितने लोगों ने ठीक करा ऐसा? बाकी बाकी क्या हुआ? हुआ ही नहीं। बाकी लोगों ने क्या गड़बड़ करी, क्यों? है ठीक था। ऑपरेटिंग में क्यों करेंगे? ऑपरेटिंग में तो फुल वैल्यू जाती है ना। ऑपरेटिंग में प्लस होना है भाई, ऑपरेटिंग में प्लस होना है उसको। एवरीबॉडी क्लियर? पीछे से, इधर से, उधर से। अच्छा, तो ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। इक्विटी शेयर 3 लाख रुपए के, प्लस इक्विटी शेयर्स कितने के बढ़ गए? ये 1 लाख के बढ़ गए हैं। और ये कह रहे हैं कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 10% है। अब हमने बोला कि अब डिविडेंड, अब इक्विटी शेयर इशू कब हुए थे? साल के शुरू में, यानी 2 से 3 लाख शुरू में बनेगा, तो 3 लाख पे डिविडेंड निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे? हाँ हाँ, रुक जाइए। प्लस इक्विटी डिविडेंड कितने का? सॉरी, नेट प्रॉफिट वाले में जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में जाएंगे, जो भी होगा, प्लस क्या करेंगे? इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे जाएगा? 3 लाख का 10%, 30,000 यहां, और इधर फाइनेंसिंग से माइनस इक्विटी डिविडेंड कितने रुपए का? 30,000 का। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ये भी हो चुका है।
इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाइए। उससे पहले हम ये भी हम कर चुके हैं, ये वाला भी। प्रेफरेंस शेयर्स पे आइए। प्रेफरेंस शेयर्स कब हुए रिडीम भाई? 31 दिसंबर को हुए रिडीम, ठीक है जी। तो रिडम्पशन तो हो ही गया, माइनस रिडम्पशन ऑफ कितना, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने रुपए का? हाँ, 1 लाख रुपए का। डन, खत्म हो गया, माइनस हो गया, खत्म। और डिविडेंड की बात करो आप, प्रेफरेंस में तो डिविडेंड जाएगा। बताओ भाई कौन सी वैल्यू पे? हाँ, कितना 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 कितना, कैसे 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 निकाला? हाँ, पहले 5 लाख पे कितना निकाला? 12/100 इंटू कितना, 9/12, और फिर प्लस, फिर दूसरा कितना, 3/12, ठीक है। 45,000 प्लस 12,000। अच्छा, तो भाई कौन कौन कर पाया इतना? बाकी लोग नहीं कर पाए? बाकी लोगों ने नहीं करा? ऑनलाइन में कर पाया कोई से? ऑनलाइन Yes, sir. कितने लोगों ने करा? जस्ट जस्ट रेज योर हैंड, कौन कौन कर पाया? अबे थंब अप, हाँ एक ध्रुव डीसी ने करा, और ओके लक्ष्य ने, और बस माही आफरीन और आरुषि ने नहीं करा। चलो ठीक है, एक बार हाथ खड़ा करना जिन्होंने किया था। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, गलत, बिल्कुल गलत हो तुम लोग। अब मैं बताता हूँ, मैं इस पे अगर प्राइस रखता तो कोई पैसा नहीं जीत पाता। पर मु- पर मुझे मुझे उम्मीद थी कि तुम में से कोई तो ठीक। अब समझो, सुनो, 5वीं बार अब कर रहे हैं, सुनो, ठीक है। मैंने गलत सिखाया, मैंने गलत सिखाया? नहीं सिखाया ना तुमने। तुमने क्या करा कि ये भी चीज मैंने पहले बताई हुई थी, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है। बहती रमता जोगी बहता पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है। ओम नमः और सफा चटाई, इधर देखिए आप, ये कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। डिविडेंड जो दिया जाता है हमेशा साल के आखिर की जो वैल्यू उस पर दिया जाता है। डिविडेंड जितने, जिसके पास जितने शेयर उसको उतना डिविडेंड मिलेगा। आपके पास 31 मार्च 23 पर, 31 मार्च 23 पर कितनी थी वैल्यू? 4 लाख। 4 लाख का कितना परसेंट, कितना बनेगा? तो प्लस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सुनो, अब सुनो, कोई बच्चा बोलेगा सर इक्विटी में ये रूल लगा है, बिल्कुल लगा है। इक्विटी देखिए आप, इक्विटी शेयर साल के शुरू में कितने थे? 2 लाख। और कब शुरू हुए थे, कब कब इनका इशू कब हुआ था? साल के शुरू में। तो साल के शुरू में कितने हो गए वो? तो साल के आखिर तक कितने बचे हैं आपके? 3 लाख पे दिए। हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर अगर एंड में इशू होता है कि देखो बेटा समझो, आपको ना डिविडेंड मिलता है उन शेयर्स पर जिनकी वैल्यू आप होल्ड कर रहे होते हैं। कितने होल्ड कर रहे हैं आप साल के आखिर में? 3 लाख पे, उस पर दिख रहा है। तो क्या होता है पता है, ये जो दिख दिया ना कि 31 दिसंबर 31 मार्च, देखो जब आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग है तब तो फंडा पढ़कर बिल्कुल क्लियर है। मान लिया कि प्रेफरेंस साल के आखिर में इशू है, साल के आखिर में इशू, इशू के दिन थोड़ी मिल जाएगा डिविडेंड, होल्ड करने में मिलता है डिविडेंड भाई। और ये कंडीशन भी होती है कि इशू में मिल जाएगा जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्लास में, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट करके, वो फिर डिवेंचर के केस में होता है, डिविडेंड शेयर के केस में वो कंडीशन भी नहीं होती। शेयर के केस में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, देखिए ऐसा नहीं होता। मान लो 31 मार्च को आप कोई खरीद रहे हो, 31 मार्च को कंपनी डिक्लेयर कर रही है, तो डिविडेंड जो होंगे कंपनी के रिकॉर्ड्स में किसके पास है? उसके पास डिविडेंड चले जाते हैं, हमारे पास थोड़ी आएंगे फिर। डिविडेंड जो होता है होल्डिंग पे जाता है ना। अगर ये कहता है कि प्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर होता तो फिर मैं 2 लाख, तब तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर बिगिनिंग एंड में हो रही है कहानी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू कैन इजीली कैलकुलेट। लेकिन अगर इन बिटवीन द ईयर हो रहा है तो डिविडेंड जो होगा वो टाइम पीरियड से कंसिडर नहीं होता। क्या डिविडेंड टाइम पीरियड पे दिया जाता है? नहीं, इंटरेस्ट दिया जाता है टाइम पीरियड पे। अगर मैं कहता
कि डिवेंचर्स वर इशूड, सॉरी शेयर्स वर इशूड, एक प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जून, तो भी क्या होता, क्लोजिंग वैल्यू पे पड़ता, इस फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड क्लोजिंग वैल्यू पे पड़ता। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। और ये, अब मैं क्या बोलूं, अब मतलब वही है ना कि सब कुछ होने के बाद भी अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब कुछ नया नया लग रहा है सबको। आगे देखें जरा थोड़ा सा, तो डिविडेंड का क्लैरिटी हो गई यहाँ पर, ये क्लैरिटी हुई, इसकी समझ में आई चीजें यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक छोटा सा पॉइंट और है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ध्यान रहेगा ना, कभी भी 10% डिवेंचर बिगिनिंग है, एंड में कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग एंड है कैसा है, एक्रूड हो जाए कैसा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाए कैसा। ठीक है। एक और छोटी सी चीज है, वो भी मैं रिवाइज करवा देता हूँ, हालांकि मैंने पहले भी रिवाइज कराई थी, लेकिन अब आंख कान खुल रहे हैं और एग्जाम से थोड़ा दिन पहले हो रहा है, तो उसको भी आप देख लेते हैं। ये इसका नोट कर लिया सभी ने, ये वाला? देर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे नहीं करा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आते नहीं तो परेशानी उनकी है। चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। जब हमने बोला ना सम मोर एडजस्टमेंट्स नीचे की तरफ, वहां ये सब दिख जाएंगे आपको, ये एडजस्टमेंट आपको वहां दिखेंगी सारी की सारी। एक है इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व, इसको बताने की जरूरत है, ये कर लेंगे। रिजर्व को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर, इसे पढ़ो यार, नोट्स में खुद पढ़ो, मैं इसे नहीं बता रहा अभी आप लोगों को, इसको खुद पढ़िए आप, सब कुछ पूरे रीजन के साथ गिवन है। आई एम टेकिंग वन थिंग विद यू। क्या मना करा मैंने? पढ़ लो ढंग से, बोनस शेयर में करना भी होता, वो भी केस 2 में दे रखा है। ये देखिए, ये वाला केस, एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपके पास डेटर की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हो गई, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वैल्यू हो गई कितना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये बैड डेट की जगह डाउटफुल डेट कर लीजिए। 10 से 20 हो गया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो डेटर की वैल्यू जो 1 लाख से 2 लाख हुई है इंक्रीज, 1 लाख कहाँ डालेंगे? इंक्रीज इन करंट असेट्स की तरह माइनस कर देंगे उसको। और प्रोविजन की वैल्यू जो 10 से 20 हो गई है, 10,000 को क्या करेंगे? उसको इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी की तरह ऐड कर देंगे, खत्म काम, खत्म हो गया। ठीक है। नीचे, इफ द डेटर्स आर गुड, अगर डेटर गुड है, तो जो डेटर की वैल्यू 1 लाख से 2 लाख हुई है, डेटर की वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख से 2 लाख हुई है वैल्यू, जो बढ़ गई है वैल्यू डेटर की, वो तो करंट असेट्स की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ गया, ये तो बेकार है आपका, इसका तो वो यूज ही नहीं है, तो इट इज व्हाट। और ऐसा क्या हमेशा होता है? नहीं होता ना। इट हैपन्स इन एक्सेप्शनल सिचुएशन, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो ये जो इंक्रीज हुआ है, इट हैज रिड्यूस योर प्रॉफिट, इसे हम जोड़ेंगे कहाँ? ऊपर जाकर कहाँ जोड़ेंगे इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके क्या कर देंगे? इसे प्लस कर देंगे, और फिर नीचे आफ्टर टैक्स की बाद वाली फिगर से क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखना है इसका। तो सी द सोल्यूशन ईयर। केस 1 में तो कुछ नहीं है, केस 1 को तो आराम से करके दिखा रखा है। केस बी, if all the debtors are good, it means the debtors are likely to be realized in full. Hence, for the current year, provision for doubtful debt will be of no use, and it will be considered as an extraordinary operating activity. तो बैलेंस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि प्रोविजन आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। और नीचे, अबे इसको नीचे नहीं करके दिखाया? हाँ, इसको, इसका लिख लीजिए एक पॉइंट इसके नीचे। नीचे कहाँ करेंगे इसे? लेस, वहाँ नीचे नहीं दिखा रखा इसका आंसर, लेस कर लीजिए, लिख लीजिए अपने आंसर में, करेक्शन कर लीजिए। कहाँ दिखाएंगे लेस करके इसको? लेस करिए उसको, लेस लिखिए केस बी के अंदर। हाँ, लेस करके कहाँ दिखाना है इसको बताइए, कहाँ ले जाएंगे इसको लेस करके? आ, कैश किसमें से माइनस करेंगे? अबे यार वो तो ठीक है। डिडक्ट
फ्रॉम कहां से डिडक्ट करना है इसको? किससे डिडक्ट करते हैं? देखो जरा अपने फॉर्मेट का पेज नंबर 3 देखो, सबसे लास्ट वाला आइटम क्या लिख के करें हम लोगों ने? कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना माइनस कर देंगे वहां पर? 10,000 ना? ये ट्रीटमेंट पूरा हुआ, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के रूप में जितनी भी चीजें थी हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली हैं सारी की सारी। इलस्ट्रेशंस आपके हैं, स्कैनर के क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे ऊपर जो ड्यू रह गया वो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है वो, और विद एडजस्टमेंट के साथ। और एक ड्यू रह गया क्या करने के लिए कि बोर्ड के पेपर, सैंपल पेपर जो बोर्ड का आ रखा है उसके अंदर क्वेश्चन में जब हमें ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सब निकालनी है वो वाला, तो वो मैं कल करके इसको वाइंड अप कर दूंगा। कोई डाउट है? हाँ, चलो एक और चीज देख लीजिए। एक पॉइंट इसने उठाया, नहीं नहीं, अच्छा बाद में, ठीक है, ठीक है चलो, ओके। तो मेरी तरफ से मैंने रिवीजन करा दी आपको कैश फ्लो की। आपके एग्जाम में मैंने जो बच्चे मेरे पास यहाँ आके बैठते हैं उनके भी साथ में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग आते ही नहीं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते।